प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की यानी कि बीएससी की न्यूक्लियर फिजिक्स, और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वह है बीटा डीके। आज हम जिन क्वेश्चंस को यहां लेने जा रहे हैं वो है व्हाट इज रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल्स, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल थ्रू मैटर, and what is the absorption curve, and discuss or write the difference of range of beta particles and heavy charge particles। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स कहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए, या फिर आप यहां बीटा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको रेंज के बारे में तो पता ही होगा। चलिए आप इसको इस तरह से समझिए। कोई कहता है कि किसी गन की रेंज ये है, इसका मतलब ये हुआ कि उससे निकलने वाली जो बुलेट है वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर जाती है, वो उसकी रेंज कहलाती है। यहां पर भी प्यारे बच्चों वही बात है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए मैटर इज कॉल्ड रेंज। यानी कि रेस्ट में आने से पहले वो कितनी मैक्सिमम दूरी किसी मेटेरियल से कवर करता है वो उसकी रेंज कहलाती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये है कोई हमारे पास कोई मैटर है, कोई मटेरियल है, आप और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, और जब ये इसमें एंटर करता है तो यहां पर दूसरे एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली उनके साथ कोलाइड करता है। और इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास हम सभी जानते हैं बहुत ही कम होता है, हेवी चार्ज पार्टिकल की जो रेंज हमने पढ़ी थी ना, उससे इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर और यहां पर बहुत अंतर है। वहां पर रेंज जो थी ना बिल्कुल वेल डिफाइंड थी, और यहां रेंज जो है डिफाइंड नहीं है, यहां स्ट्रेगलिंग है। क्यों है वही बात मैं यहां बताऊंगा। आप इस तरह से समझ लीजिए कि किसी मार्केट में भीड़ है और वहां पर एक हाथी जा रहा है, तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा, उनसे टकराने से इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन एक कोई हल्का, जैसे कोई मंकी है, बंदर है, वो जब चल रहा है तो वो सीधा नहीं जाता, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इससे टकराता है, कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। तो उसकी जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है ना, वो उसकी मेजर्ड लेंथ से बहुत ज्यादा होती है। वही बात हम यहां लिखने वाले हैं। आप सबसे पहले तो यही कहेंगे, देखिए जब से ये इस मैटर में, मेटेरियल में एंटर करता है, तो ये दूसरे जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे इसका कोलिजन होता है, ये टकराते हैं और फिर इस तरह से मुड़ता है, फिर यहां टकरा जाता है और फिर इधर जाता है, फिर ये टकरा जाता है, फिर इधर जाता है, फिर यहां टकराता है और फिर इस तरह से ये इरेगुलर पाथ में चलता है, और इस तरह से यहां पर इसका एंड हो जाता है, यानी कि ये रेस्ट में आ जाता है और एंड ऑफ द पाथ कह सकते हैं। ये समझना इसको, पाथ। और जब देखने वालों को तो यही लगेगा ना भाई ये यहां से एंटर किया है और यहां पर ये बाहर निकल गया है, तो इसने जो डिस्टेंस है ना वो इतनी ही कवर की है। मेजर्ड रेंज यही तो होगी, ये दिखाई देगी इतनी, जबकि एक्चुअल पाथ लेंथ इससे कहीं ज्यादा है। ये इससे लगभग 1.5 से 4 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। यही चीज अब हम यहां लिखने वाले हैं। आप क्या लिखेंगे फिर सुन लीजिए मेरे को, कि ड्यू टू स्मॉल मास द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल
is not well defined. At lower energy, Agarman, there occur the frequent collisions with the other atoms and electrons, and it lose energy at every collision. जैसे ही टकराता तो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। भाई जब ये चल रहा है किसी से, तुम जा रहे हो मार्केट में तो थक जाते हो, जब भीड़ ज्यादा होती तो ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वहां पर हम सीधे नहीं चल पाते, थोड़ी सी दूरी तय करने में भी हमें काफी इरेगुलर पाथ से कभी इधर चलना पड़ता है। वही परेशानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रही है। और इस फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से क्या होता है, यहाँ स्ट्रेगलिंग इन रेंज आ रहा है। सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेंज बराबर नहीं आती, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेगलिंग हो रही है। और जो एक्चुअल path traveled by the electrons is much larger than the thickness of the absorber or measured range of the electrons. यही चीज हम लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखता भी जाता हूं, जो चीज मैंने आपको बताई है वो आप लिख भी दे। आप लिखेंगे यहां से, पेपर में थोड़ा अच्छा लिखे, दूसरों से। समझ गए हम? अब लिखने की बारी है। ड्यू टू small mass of electron, the range is not well defined. At low energy, there occur frequent collisions with the other electrons. At low energy, there occurs frequent collisions, and it lose energy at each collision. They lose energy at कोलिजन पर अपनी एनर्जी लूज करता है। सो देयर अकर दी स्ट्रेगलिंग इन रेंज। in range, and due to this irregular path, the actual path length traversed by the electrons is much larger than the thickness of the absorbing material. The actual path length is much larger than the thickness of एब्जॉर्बर। या फिर यूं कह सकते हैं भाई ये तो थिकनेस है यहां से यहां तक की, और इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि मंकी से आकर तुलना करें, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, और तो जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है ना, वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली उस मेटेरियल की थिकनेस के। बल्कि जो हमारा हैवी चार्ज पार्टिकल की रेंज थी उसमें ऐसा नहीं था। उसमें तो हैवी पार्टिकल तो बिल्कुल सीधा जाता है, हाथी को कौन मोड़ने वाला है, वो तो सीधा ही जाएगा ना। लेकिन जो हल्के होते हैं, लो एनर्जी के विशेष तौर पर होते हैं, वो ऐसे ऐसे टकराते रहते हैं, और इसी वजह से उनकी जो मेजर्ड रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू दी पाथ ट्रेवल बाय दैट। एक्चुअल रेंज कह दीजिए या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ कह दीजिए, इज इक्वल टू 1.5 to 4 times
मेजर्ड रेंज जो हमने मापी है ना, इस रेंज से ये 4 गुना से ज्यादा होती है, लगभग इसके आसपास होती है। मतलब ये चीज हमें समझ में आ गया। और एक अंतर भी हमें यहां स्पष्ट हो रहा है कि जो रेंज होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इरेगुलर होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती, जबकि रेंज ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट होती है और वेल डिफाइंड होती है। नोट कर लीजिएगा, एक अंतर आ गया है। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेंज ऑफ हेवी चार्ज पार्टिकल्स सच एज अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो ये प्यारे बच्चे ये चीज लिखी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज बीटा पार्टिकल्स इन मैटर, और एब्जॉर्प्शन जो कर्व है उसकी भी हम बात करेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल इन मैटर। अब प्यारे बच्चों हम इसकी भी बात करेंगे और साथ में हम एब्जॉर्प्शन कर्व को भी ड्रा करेंगे कि ये क्या होती है, इसका भी मतलब आप समझ जाएंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब कोई हमारे जो बीटा पार्टिकल्स हैं किसी मैटर में एंटर करते हैं तो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जो एनर्जी है वो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक्साइटेशन हो जाता है, मतलब वो जिस ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उससे वो हायर स्टेट में चले जाते हैं। हम कहते हैं एक्साइटेशन हुआ। और कई बार ये भी होता है कि बीटा पार्टिकल से एनर्जी लेके वो सफिशिएंट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को ही छोड़ देता है, यानी कि वहां पर आयोनाइजेशन हो गया। और कुछ केसेस में यहां पर जब इनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एक्सरे प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। पहली बात तो यह है कि जब इनकी एनर्जी कम होती है तो जो मेन मैकेनिज्म होता है जिसमें इन बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी यूज होती है वो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन ही होती है। बस थोड़ी बहुत जो है एक्सरे के रूप में भी हो सकती है, लेकिन जब एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है तो मेनली जो एनर्जी है वो एक्सरे के रूप में ही हमें मिलती है। और तो वही चीज अब हम यहां लिखेंगे, फिर हम बाद में एब्जॉर्प्शन कर्व की भी बात करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी जो है किन किन मैकेनिज्म में यूज हो रही है। यानी कि शुरुआत में यही लिखेंगे कि फॉर एनर्जीज, एनर्जी पर डिपेंड कर लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपकी जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ऑफ बीटा पार्टिकल्स। The main mechanism is excitation, यानी मेन मैकेनिज्म टू लूज एनर्जी इज एक्साइटेशन, टेशन और आयोनाइजेशन, ये होती। और इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, इस केस में भी जब एनर्जी कम होती है बीटा पार्टिकल तो कुछ एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है एक्सरे के रूप में भी मिलती है। इन स्मॉल फ्रैक्शन the energy appear in form of X-rays due to their deceleration। deceleration मतलब उनकी एनर्जी देंगे तो स्लो हो जाएंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया ना, इसलिए कुछ एक्सरेज भी पैदा होती हैं। लेकिन ये बात होती है जब उनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कम रहती है तब की बात है। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है तो फिर मेन मैकेनिज्म जो है वो एक्सरे के रूप में ही होता है, के रूप में ही हमें वो एनर्जी डिसअपीयर होती है। यानी कि वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर energies greater than 1 mega electron volt of beta particles,
भाई सिंपल सी बात है, अगर तो एनर्जी कम है बीटा पार्टिकल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो एनर्जी यहां यूज होगी वो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन के रूप में थोड़ी बहुत जो है वो एक्सरे के रूप में, एक्सरे प्रोडक्शन के रूप में यूज हो सकती है। लेकिन जब एनर्जी ज्यादा होती है इससे, तो फिर जो मेन एनर्जी का लॉस होगा वो एक्सरे के रूप में होगा। द मेन मैकेनिज्म इज द एक्सरेज के रूप में, ड्यू टू इट्स डीएक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। अब ये तो बात हो गई है। अब हम बात कर रहे थे कि सर ये एब्जॉर्प्शन कर्व क्या होता है, मैं उसी की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम एब्जॉर्प्शन कर्व की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे प्यारे बच्चों ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, ये इस मेटेरियल में एंटर करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी में कमी आती चली जाती है। अब अगर हम एक ग्राफ खींच दें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि ये जैसे यहां ट्रांसमिट और कम होगी, यहां और कम होगी, यहां और कम होगी, और इस एब्जॉर्बर जो मटेरियल है इसकी थिकनेस के बीच में, तो वो जो ग्राफ आएगा ना उसे ही एब्जॉर्प्शन कर्व कहते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन कर्व क्या हो गया, समझ में आ गया? इट इज द ग्राफ बिटवीन द transmitted intensity of the electrons or beta particles and the absorber thickness या thickness of the absorbing material। लिखने इसको समझ में आ गया होगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन कर्व क्या होती है? इट इज दी ग्राफ, ये ग्राफ है बिटवीन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, इसे अब हम ड्रा भी करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बीटा पार्टिकल एंड द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्बर है ना उसकी थिकनेस। कैसा ग्राफ आता है वो हम यहां प्लॉट करेंगे। आप लिख भी देना यहां पर, अच्छी तरीके से लिखना कि दूसरों से हटके लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे, तभी तो हमारे ज्यादा नंबर आएंगे। द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन कर्व इज एज शोन। प्यारे बच्चों देखिए मैं यहां ड्रा कर देता हूं, आप देखते रहिएगा। इधर हम ले रहे हैं, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, इधर ले रहे हैं हम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इधर ले रहे हैं एब्जॉर्बर थिकनेस ले रहे हैं। अच्छा इसमें हम दो केसेस करेंगे, कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन आपको कर्व लगभग एक जैसा दिखाई देगा। एक हम मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दूसरा कर्व हम प्लॉट करेंगे फॉर द बीटा पार्टिकल्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। कर्व क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी बैकग्राउंड एक जैसा ही है, बैकग्राउंड एक्टिविटी। अगर हम मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कर्व कुछ बिल्कुल स्ट्रेट सा ही होता है, क्योंकि फिक्स एनर्जी होती है एनर्जी, तो ये कर्व कुछ इस तरह से आता है, ये और फिर ये ऐसे जाता है। ये जो आप देखेंगे यहां पर, ये प्रैक्टिकल रेंज होगी, आरपी लिख देता हूं मैं, और यहां पर जाकर के ये इसकी मैक्सिमम रेंज कहलाएगी। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और यहां पर देखिए, यहां पर भी वही कर्व मैं प्लॉट कर रहा हूं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहां पर भी वही है, लेकिन ये देखिए यहां पर थोड़ा सा जो आपको अंतर है, ये ले रहे हैं फॉर मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये किसके लिए है? मोनो, थोड़ा समझना इसको, एनर्जेटिक
इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर भी वही चीज, ये 0 है, ये मैक्सिमम रेंज आप देख रहे हैं। यहां पर यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर वही है क्या, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और इधर वही एब्जॉर्बर थिकनेस ले रहे हैं, और ये बैकग्राउंड एक्टिविटी है, एक ही बात है। यहां पर कुछ ये एक कर्व सा आपको नजर आएगा, ये किसके केस में लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं फॉर बीटा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कर्व कुछ इस टाइप का आता है, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, यहां पर ये देखिए, ये कर्व, ये कर्व आता है, और ये मैक्सिमम रेंज होती है, और ये इसकी प्रैक्टिकल रेंज है, सेम सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहां ये कर्व आती है, यानी एक्सपोनेंशियली जो है ये जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, ये वही है मैक्सिमम रेंज। दिखने में कोई विशेष अंतर आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन है मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के केस में, और बीटा पार्टिकल्स व्हिच आर इमिटेड फ्रॉम दी न्यूक्लियस के केस में, जो हमारा एब्जॉर्प्शन कर्व है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा हटके, इसलिए मैंने यहां पर ये दोनों ही बना दिए हैं। अब आप इनके बारे में लिख भी दे, जो चीज हम, ये तो पता चल गया कि ये हमारा जो बीटा पार्टिकल्स है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन कर्व किस टाइप का आता है, वो आपने लिख दिया। अब प्यारे बच्चे यहां से देखिए कि एब्जॉर्प्शन कर्व फॉर द बीटा पार्टिकल्स व्हिच आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस विद द एब्जॉर्बर थिकनेस, ये किस टाइप की है, ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। कैसी है, एक्सपोनेंशियल इन नेचर। द एब्जॉर्प्शन of beta particle with matter is exponential in nature। कैसा दिखाई दे रहा है, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस म्यू एम एक्स, या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, आई नोट ई की पावर माइनस म्यू बाई जी और इंटू एक्स। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप कहेंगे सर ये क्या क्या है, मैं बता देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं आई नोट, इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये यहां है जब हमारे जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो एंटर कर रहे हैं एट एक्स इजकल टू 0, यहां पर ये एक्स इजकल टू 0 है। क्या है ये, इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल एट एक्स इजकल टू 0, ये मैक्सिमम है। और ये जो देख रहे हो ना आई, ये इंटेंसिटी है, धीरे धीरे वो पार्टिकल अंदर गया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, वो इस फार्मूले से हमें पता चलेगा। यानी कि जो आई है ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल एट डिस्टेंस एक्स इन मैटर, यानी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितने। और यहां पर ये जो म्यू एम दिखाई दे रहा है ना, ये म्यू एम, ये है मास एब्जॉर्बर कोफिशिएंट, कि जो इंटेंसिटी में जो बदलाव आ रहा है, जो कमी आ रही है एब्जॉर्बर की थिकनेस के साथ, वो एक्सपोनेंशियल नेचर की होती है, वो इस टाइप से होती है आपके सामने। एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर कुछ और मैं आपके इसके बारे में बताता हूं। द मीन रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स एज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, इज गिवन, ये एक फार्मूला होता है बेटे, जैसे गिवन बाय, ये फार्मूला आप याद रखना, ये डिपेंड करता है कि मान लो इसकी एनर्जी कम है तो किस फार्मूले से हम निकालेंगे बीटा पार्टिकल्स की रेंज, अगर इनकी एनर्जी ज्यादा है तो कैसे लेंगे। देखिए अगर तो एनर्जी कम है तो ये जो फार्मूला है ये आप याद रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूं
0.412 e की पावर 1 माइनस 0.094 log e। ये तब है जब जो एनर्जी है वो 0, 1 और E और 3.0 इससे कम कम रहती है, तो ये वाला फार्मूला हमारा लागू होता है। मतलब ये निकाल लेना, याद रखना इसको, ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला हमारा इसके लिए। और यही फार्मूला जो है अगर रेंज 2.5 से ज्यादा हो, 20 से कम हो, तो फिर हम इसको ये वाला फार्मूला हम लिखेंगे 0.530 E माइनस 0.106। ये वाला फार्मूला यूज होता है। ये तब होता है जब हमारी इसकी जो एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो 2.5 से लेकर के और 20 के बीच में। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ये। बस अब हम आपको दिखाई दे रही होगी एक ये प्रैक्टिकल रेंज है और ये जो मैक्सिमम रेंज है ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए मैं वो आपको बताता हूं, फिर आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिकल रेंज, या फिर हम इसे एक्स्ट्रा पोलेटेड रेंज भी कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए ये जो रेंज देख रहे हो ना, ये इतनी, ये एक तरह से थिकनेस ही है जहां इंटेंसिटी जो है घट करके बैकग्राउंड एक्टिविटी के बराबर आ जाती है। इसे हम प्रैक्टिकल रेंज या फिर एक्स्ट्रा पोलेटेड रेंज कहते हैं। आप कह सकते हैं इट इज द thickness of the absorber material to reduce the intensity of the beta particles to background activity. It is denoted by RP। बस ये लिखना है। क्या लिखेंगे? इट इज दी, यानी कि मैं प्रैक्टिकल रेंज की बात कर रहा हूं, मैं इसकी रेंज जो हमने बाद में यहां से एक्स्ट्रा इसको ड्रा किया है, इट इज दी थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर टू रिड्यूस। देखिए कितनी आसानी से हमें बात समझे, टू रिड्यूस घट रही है ना नीचे की तरफ, टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल टू बैकग्राउंड एक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय आरपी। देखिए फिर बच्चों इसको हम आरपी से लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं सर ये मैक्सिमम रेंज फिर क्या हुई। प्यारे बच्चों देखिए कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो कितनी ज्यादा दूर तक जाता है, तो इस जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है कि उसकी कितनी थिकनेस चाहिए, मतलब कितनी दूर पर जाके जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो बीटा पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाता है, वो होती है हमारी मैक्सिमम रेंज। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये मैक्सिमम रेंज जो यहां लिख रखी है ये क्या है। ये भी एक तरह की थिकनेस, जैसे यहां से लेकर के इतनी थिकनेस, ये थिकनेस के बीच में तो ग्राफ है, इतनी जो थिकनेस है जो हाईएस्ट एनर्जी के बीटा पार्टिकल को रोक लेती है उसे हम मैक्सिमम रेंज कहते हैं। यानी कि इट इज द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल टू स्टॉप द बीटा पार्टिकल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, यही लिखेंगे। यानी कि इट इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल to stop the beta particle of highest energy। तो प्यारे बच्चों देखिए इस तरह से आपने लगभग कोई एक चीज भी अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो लिखें, अदरवाइज एक पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि भाई व्हाट इज द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज स्ट्रैगलिंग, discuss the absorption of beta particle in matter, discuss the different points of absorption curve, maximum range, practical range, etc.
ये सारी बातें आपको यहां बतानी है। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन शुरुआत में और कही थी कि भाई जो बीटा पार्टिकल्स हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं, इनकी रेंज में क्या बेसिक डिफरेंस है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, और जो बीटा पार्टिकल की रेंज तो अभी आपने पढ़ी है, और जो रेंज ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल वो मैंने पहले बता दिया, तो आप अंतर बता दीजिए, बस वो हम देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, डिफरेंस काउंट कर लेते हैं। इधर मैं बीटा पार्टिकल लिख लेना और इधर आप हैवी चार्ज पार्टिकल लिख लेना, ऐसे। आप कुछ इस तरह से लिखना कि देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन दी रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल एंड रेंज ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल। मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आपको बता रहा हूं, लिखा आप खुद लेना। नंबर 1, बीटा पार्टिकल के केस में आप लिखेंगे कि ड्यू टू स्मॉल मास द एक्चुअल पाथ of the beta particles is very irregular, but the actual path of heavy charge particle is almost straight। मतलब इसका irregular होता है, और जो heavy charge particles का आपने देखा था वो straight होता है, पहली बात। प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि बीटा पार्टिकल के केस में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, एनर्जी स्पेक्ट्रा, लेकिन यहां जो हैवी चार्ज पार्टिकल है उसमें वो मोनो एनर्जेटिक मिलता है, पहले बात। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें जो एक तरह से क्वांटम एक्सचेंज जो ट्रीटमेंट होता है उसे हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। हैवी चार्ज पार्टिकल के केस में ऐसा हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। चौथी बात यह है, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना, रिलेटिविस्टिक करैक्शन जो है, हाई स्पीड की वजह से बीटा पार्टिकल के केस में हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, जबकि हैवी चार्ज पार्टिकल के केस में ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। बस ये आप डिफरेंस बता दीजिएगा इसमें, और आपका आंसर पूरा हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज मैंने आपको रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स को समझा दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे, तैयार कर लिया होगा। अगर कोई कमी है तो एक बार फिर से देख करके तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस आप जानते हैं, हम आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और आपको लगातार मोटिवेट भी करेंगे। बस अगर आप नए हैं तो इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में प्यारे बच्चों, अगर पहले से ही आप इन चैनल्स के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें, अपनी कमेंट्स भी करें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वो लेक्चर रहने वाला है। तब तक आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू very much।